गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर से सोशल साइंस की बात करेंगे और मुझे इतना विश्वास है कि आप घर पर व्यवस्थित रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है बाग, मकबरे तथा किले। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करके वहाँ के जो मंदिर हैं और उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो लूट कर ले आता है या वहाँ जितनी भी सामग्री हैं वो अपने राज्य में मिला देता है। अपने उदाहरण के तौर पर राजेंद्र प्रथम के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने गजनी का जो सुल्तान महमूद हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं इतिहास में हुआ करती हैं और होती भी रही थी। आज जो टॉपिक है बाग, मकबरे और किले, इनके बारे में पढ़ेंगे और मुगल कालीन किस प्रकार के बाग बगीचे बनाए, मकबरे बनाए, ठीक है, और किले बनाए, उनकी बात करेंगे आज हम। किताब में ध्यान दे लिखा है कि मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। मतलब जो वास्तुकला है वो मुगलों ने और जटिल बनाई। मुगल उस वास्तुकला में नए नए आयाम जोड़ रहे थे, नई चीज़ें जोड़ रहे थे, तो जटिल तो बनेगी। उसके अलावा लिखा है कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला। तो लिखा है कि बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां, ये ऐसे मुग़ल बादशाह हैं जिन्होंने साहित्य कला, वास्तुकला में रुचि ली। ठीक है, मतलब बाबर ने भी वास्तुकला या साहित्य या किसी भी कला में रुचि ली, हुमायूं ने भी ली, अकबर ने भी ली, जहांगीर में ली और विशेष रूप से शाहजहां ने तो बहुत ज़्यादा, जिसने ताजमहल बनाया था। तो इनकी कला में क्या थी? रुचि थी। साहित्य में भी रुचि थी, कला में भी थी, वास्तुकला मतलब भवन निर्माण कला के अंतर्गत। ठीक है, फिर लिखा है कि वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे, मतलब खुद रुचि लेते थे। इनकी इन कलाओं में रुचि थी। तो कौन कौन सी कला की बात की है? तो साहित्य, कला और वास्तुकला। ठीक है, अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। मतलब ये वहाँ के जो बाबर हैं उसकी जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें उसने अपने खुद के मन से, अपने खुद के लिए उन्होंने ऐसे बागों की योजनाओं के वर्णन किया कि इस प्रकार के बाग बनाने चाहिए और इस प्रकार के बाग हमने बनाए। मतलब ये वहाँ की औपचारिक बागों की योजना, मतलब ये वहाँ की खुद के लिए, खुद अपने निजी तौर पर बाग किस प्रकार के बनाने चाहिए, इस प्रकार की योजनाएं उसने अपनी किताब में, अपनी आत्मकथा में उसका वर्णन दिखाई देता है। और उसको देखकर लगता है कि बाबर की इन बाग बगीचों के निर्माण में काफ़ी रुचि थी। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा में जिस प्रकार के बागों का वर्णन किया है, अगर उनको देखें तो वो जो बाग बगीचे हैं, बाग मतलब बगीचे, वो दीवारों से घिरे होते थे। दीवारों का घिरे का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने ऐसे कोई बगीचा बनाया, ऐसे बाग बनाया या बगीचा बनाया, तो इसके चारों तरफ दीवार बनाते, दीवार से वो घिरे होते थे। ठीक है, एक गेट बना दिया अंदर जाने के लिए, बाकी चारों तरफ क्या होता था? ऐसे चार दीवारी या विशेषकर चार दीवारी के रूप में उनकी बात हम कह सकते हैं। तो विशेषकर जो अक्सर बाग हैं वो दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार बागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। अकबर ने जिन बागों का वर्णन लिखा है, तो पहली विशेषता है कि वो चार दीवारी से घिरे होते थे। इसके अलावा
कृत्रिम नहर, उन्होंने कृत्रिम नहरें बनाई अंदर। नहर जानते हो ना भाई, कोई बांध या बांध से पानी लाने के लिए, खेतों में ले जाने के लिए जो इस प्रकार की खुदाई करके पक्की या कच्ची नहर बनाते हैं ज़मीन पर, तो नहर बनाई और नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित किया। कितनों में? 4। जैसे मान लो ये कोई बाग है, तो एक नहर ऐसे निकाल दी और एक नहर ऐसे निकाल दी। नहर से ये बगीचा कितने भागों में विभाजित हो गया? 1 2 3 4। तो नहर का प्रयोग करके उन्होंने बगीचों को 4 भागों में बांटा। ठीक है, और वो भी किस प्रकार के? आयताकार अहाते यानी खंड में। आयताकार खंड में 4 भागों में विभाजित हो गए नहरों के माध्यम से, और कृत्रिम नहरें बनाई। कृत्रिम नहरों का मतलब ये हुआ कि ऐसी नहरें जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं, न अपना आप बनी है या न प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। तो मानव द्वारा जो नहरें होती है उनको कृत्रिम कहते हैं। ठीक है, जो अपना आप नहीं होती है उनको बनाई जाती है। आगे किताब में ध्यान दें। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिस प्रकार के बागों का वर्णन मिलता है कि वो अपने खुद के निजी तौर पर औपचारिक रूप से अपने उपचारक के रूप में अपने खुद के तरीक़ों से बागों की योजना बताई है, उनके बनाने के बारे में वर्णन किया है। खाका तैयार करना, मानचित्र, नक्शा तैयार करने का भी इसमें वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से बगीचा तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का वर्णन मिलता है खाका तैयार करने वाला। उसके बाद लिखा है कि 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाए। 4 बाग मतलब ऐसा बगीचा जो 4 भागों में बट गया है। अब आपको पता होना चाहिए कैसे बटाएं। जैसे ये ऐसे बगीचा है, पहली बात तो आ गई कि ये बाग या बगीचा है, तो बाग हो गया। इसके चारों तरफ क्या बनाते थे? दीवार, 4 दीवारी बना दी। फिर बीच में से इस प्रकार की नहरें निकालते थे। 2 नहरें निकाल दी तो बगीचे कितने भागों में बट गया? 1 2 3 4 भागों में बट गया। ठीक है, इसलिए इस पूरे बगीचे को 4 बाग कहते थे। क्या कहते थे? 4 बाग। एक बड़ा बाग था, बीच में से नहर निकाल दी तो 4 छोटे छोटे बाग बगीचे बन गए, तो 4 बाग इनका नाम पड़ गया। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। मतलब ये बाबर अपने आत्मकथा में इस प्रकार का वर्णन करता है, और भारत में अगर देखें तो अकबर के समय से ही 4 बाग बनाने की परंपरा शुरू हो गई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों की कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए थे। मतलब जो भारत के अंदर सुंदर सुंदर 4 बाग हैं, 4 बाग का मतलब समझ आ गया ना, भी पूरा बाग बना हुआ है, उसके बीच में इस प्रकार की नहरें कटी हुई हैं और 4 छोटे छोटे बाग बने हुए एक बड़े बाग के रूप में। तो सर्वाधिक जो सुंदर 4 बाग अगर आपको देखने हैं तो कश्मीर के अंदर हैं, आगरा हैं, दिल्ली में हैं। ये यहाँ पर जो 4 बाग बनाए हैं वो जहांगीर और शाहजहां ने बनाए। अगर आपको मुग़ल बादशाहों का क्रम याद है तो आप बता सकते हो कि जहांगीर और शाहजहां के बीच में क्या संबंध था। तो सबसे पहले भारत के अंदर जो बाबर हैं, बाबर के बाद में कौन? हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां। तो जहांगीर का बेटा शाहजहां, इन्होंने सुंदर सुंदर 4 बाग बनवाए। कश्मीर के अंदर भी बनवाए, आगरा में भी बनवाए और दिल्ली में भी बनवाए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। अकबर के समय वास्तुकला के अंदर नए नए नवाचार हुए, नई नई चीज़ें आई, नए उस पर योजनाएं बनने लगी। तो अकबर के शासनकाल में महत्वपूर्ण भी 4 बाग बने, उसकी बात हम कर रहे हैं। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के
तो लिखा है कि इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली थी। जब भारत के अंदर अकबर का शासनकाल था तो भारत के अंदर जो अकबर था उसके समय में अनेक वास्तुकला के नए नए विचार आए, नई नई चीज़ें बनी, नई नई योजनात्मक चीज़ें उन लोगों के दिमाग में आई। ये ऐसी जो बातें आई हैं दरअसल अकबर के शासनकाल में अकबर को बताने वाले वो सब वास्तुशिल्पी थे जिन्होंने अकबर को इस प्रकार की प्रेरणा दी। और दरअसल ये जो वास्तुशिल्पी हैं उन्होंने प्रेरणा जो ली थी वो कहाँ से ली थी? तो उनके जो पूर्वज हैं भाई, अकबर के पूर्वज, अकबर से पहले कौन? हुमायूं। हुमायूं से पहले कौन? बाबर। और बाबर से पहले कौन? कि भी जो मंगोल और जो चंगेज़ खान हैं, तैमूर वंश, उनकी बात की थी हमने। तो वो जो एशियाई पूर्वज हैं, एशिया में रहने वाले जो मंगोलिया है या जो एशिया में और भी इनके जो वंशज हैं, उनके जो तैमूर के जो मकबरों से लिए, तैमूर वंश में जिस प्रकार जो मकबरे बनते थे उन मकबरों की जो कला है, वास्तुकला, वो यहाँ भारत में आई और अकबर को इस प्रकार की प्रेरणा दी उस वास्तुशिल्पियों ने। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी कि अकबर के जो पूर्वज हैं, तैमूर के जो मकबरे जिन्होंने बनाए थे, उस हिसाब से अकबर को ये प्रेरणा मिली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, जिसको पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गई। मुगल जो वास्तुकला थी उसकी दो बड़ी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। मुगल वास्तुकला की हमको दो बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर मुगल वास्तुकला की दो बड़ी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो जो ये चित्र आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको चित्र में देखो, ये जो पेंटिंग है या जो चित्र फोटो है इसमें देखो, सबसे ऊपर आपको एक गुंबद दिखाई दे रहा है। ये पहली बात है, ये जो चित्र किसका है, ये आपको ध्यान रखना है कि हुमायूं के मकबरे का है। ठीक है, देखो लिखा है 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप नहरों को देख सकते हो? ये नहरें दिखाई दे रही हैं आपको? चित्र को ध्यान से देखें, ये नीचे आपको नहरें दिखाई दे रही हैं, इस प्रकार नहरें ये दिखाई दी ना नहरें। तो ये चार बाग है, इसमें नहरों से चार बाग बन गए इस प्रकार से, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर। तो ये नहरें चार बाग के रूप में होगी। ये हुमायूं का मकबरा है और ये जो हुमायूं का मकबरा में सबसे ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा है ना गुंबद। तो पहली बार अगर हम देखें तो हुमायूं के मकबरे में हमको इस प्रकार का गुंबद दिखाई देता है। ये केंद्रीय गुंबद है। ये क्या है? केंद्रीय गुंबद है, बहुत ऊंचा होता था, सबसे ऊपर गुंबद। अब आपको पता लग गया गुंबद कैसा होता है? तो गुंबद कैसा होता है, इस प्रकार का अगर ऊपर आपको दिखाई दे ना, ये ऐसे, इस प्रकार का, ठीक है, ये गुंबद है। क्या है? गुंबद है। तो गुंबद वाली आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। उसके अलावा दूसरा जो अपन को बताया है कि जिसमें केंद्रीय गुंबद हो गया और ऊंचा मेहराब द्वार या मेहराबदार प्रवेश द्वार। ये देखो प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे देखो, ये पूरा क्या है? मेहराब है, क्योंकि इसमें इस डिजाइन है, ये ऊपर इसका भार इसके ऊपर है। तो ये जो मेहराब है यहाँ, ये इस प्रकार का, ये भी प्रवेश द्वार के रूप में मेहराब बनाए हैं। ये प्रवेश द्वार भी हो गया और इसके ऊपर ये मेहराब है। इसको पिस्तक कहते थे, पिस्तक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार की विशेषता हमको दिखाई देती हैं, जिन विशेषताओं की हमने बात की है, तो वो हमको इस हुमायूं के मकबरे में दिखाई देती हैं। तो उस समय ये जो विशेषता है वो मुग़ल वास्तुकला के महत्वपूर्ण अंग या रूप बन गए थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे वापस किताब में ध्यान दें।
लिखा है कि यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। ठीक है, मतलब निजी तौर पर अगर हम बात करें तो एक विशाल योजनाबद्ध तरीके से बनाया हुआ ये जो चारबाग है के मध्य में स्थित है, उसके बीच में स्थित है। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ है। देखो, इसका जो निर्माण है वो एक परंपरा से हुआ है। उस परंपरा का नाम है हस्त विहिस्त या 8 स्वर्ग। हस्त विहिस्त का मतलब होता है 8 स्वर्ग। हस्त यानी 8, बेहस्त यानी जन्नत या स्वर्ग। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इस परंपरा में क्या होता है कि 8 कमरे बनाते हैं, आगे लिखा भी है, और इस 8 कमरों से पूरा ये मकबरा घिरा होता है। तो पहली बात समझ में आ गई कि इसका जो निर्माण है वो किस परंपरा से हुआ है। तो आप देखेंगे 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त परंपरा से, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष हो गया और 8 कमरों से घिरा हुआ है। 1 2 ऐसे 8 कमरे। कितने कमरे? 8 कमरों से घिरा हुआ है। तो एक केंद्रीय हो गया, उसके चारों तरफ कितने हो गए? 8 कमरों से घिरा होता है। इस प्रकार की अगर परंपरा से कोई इमारत या कोई मकबरा बना हुआ है तो वो जो है वो हस्त विहिस्त परंपरा या 8 स्वर्ग। हस्त विहिस्त का मतलब ही होता है 8 स्वर्ग। हस्त विहिस्त का मतलब क्या होता है? 8 स्वर्ग। उस परंपरा में बना है 8 स्वर्ग। परंपरा का मतलब ये हुआ कि एक बीच में मेन केंद्र और चारों तरफ 8 कमरे और है, उनसे घिरा हुआ है। मतलब अगर आप बात समझो तो इस प्रकार समझ सकते हो कि यहाँ जैसे बीच में कोई एक बड़ा कमरा बना दिया, मेन कमरा, ठीक है, और इसके चारों तरफ छोटे छोटे 8 और बना दिए इस प्रकार के। तो 8 कमरों से घिरा हुआ बना हुआ है। तो ये जो परंपरा है वो किस प्रकार की है? हस्त विहिस्त की या 8 स्वर्गों की। फिर लिखा है कि इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। एक प्रकार का पत्थर होता है लाल बलुआ पत्थर, जो लाल कलर का, पूरे लाल कलर का नहीं, हल्का हल्का लाल होता है और लाल पत्थर होता है। तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने हैं। इसके जो किनारे बनाए हैं, किनारे यहाँ पर बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा किनारे, ये किससे बने हुए हैं? सफ़ेद संगमरमर से। सफ़ेद संगमरमर का जानते हो ना, मार्बल, उससे बने हुए हैं। कौन सा? हुमायूं का मकबरा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एक चित्र और दिखाई देना चाहिए, या मैं अभी दिखाता हूँ आपको एक चित्र। ये देखो, इसमें क्या है? इसमें देखो आपको नहरें दिखाई दे रही, एक नहर और दूसरी नहर, ठीक है, ये कृत्रिम नहरें हैं। और 1 2 3 4 बाग हो गए। तो 4 बाग इस प्रकार से बनाया जा रहा है। ये दरअसल बाबर हैं, उस बाबर द्वारा इस प्रकार की जो 4 बाग की जो मानचित्र है उसका खाका बनाते हुए बताया गया है। वो भी काबुल में। चित्र को ध्यान से देख लो, लोग हैं। बाबर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बाबर के समय 4 बाग बनाने की जो योजना किस तरीके से बनाई जा रही है उसकी बात की गई है। तो चित्र के अंदर आप ये चीज़ देख सकते हो किस प्रकार के 4 बाग होते थे। नीचे देखो लिखा हुआ है कि काबुल में 4 बाग का खाका मतलब मानचित्र बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। बाबर के समय इस प्रकार की चित्रकारी की गई है 1590 की, जिसमें बाबर क्या कर रहा है? इस प्रकार का खाका तैयार करवाने में लगा हुआ है। ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती हुई नहरें, रास्ते पर नहरें दिखाई दे रही हैं आपको। ये 4 बाग योजना की विशेषता बताती हैं। तो 4 बाग योजना की जो सबसे बड़ी विशेषता की हमने बात की है, मेरे हिसाब से विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिर हम आगे बात करते हैं।
ठीक है। चित्र 12 देखो एक बार। दिल्ली में दीवान-ए-आम में सिंहासन का सज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। ये दिल्ली के अंदर इस प्रकार का एक कमरा है जिसको दीवान-ए-आम कहते थे और इसके अंदर सिंहासन रखा हुआ है और 1648 में इसका निर्माण किया गया था। दीवान-ए-आम दरअसल बादशाह लोग यहाँ पर बैठते थे सिंहासन पर और लोगों से मिलते व्यक्तिगत रूप से, तो वो जो जगह थी दीवान-ए-आम के रूप में। तो आगे अपन बढ़ते हैं। अब देखो किताब में ध्यान देंगे। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए हैं। मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार शाहजहाँ का जो शासनकाल था उस समय अगर हम देखें तो वास्तुकला जो मुगल वास्तुकला है उसके अंदर कुछ नई विशालता हमको दिखाई देती है, कुछ नई बातें दिखाई देती है। किसके समय? शासनकाल के समय। किसके शासनकाल के समय? शाहजहाँ के। मतलब ये हुआ कि जो शाहजहाँ हैं उसके समय जो मुगल वास्तुकला है उसमें कुछ नए तत्व, और वो भी किस प्रकार का? विशालतम तत्व हमको दिखाई देता है एक नई सद्भावना के रूप में। ठीक है, वो सद्भावना जिसमें जुड़ी हुई है, सद्भावपूर्ण संश्लेषण में या उससे जुड़ी हुई सद्भावना से एक चीज़ हमको शाहजहाँ के शासनकाल में दिखाई देती है। फिर लिखा है कि शाहजहाँ के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। जब शाहजहाँ बादशाह था उस समय जो निर्माण कार्य है वो अनवरत हमेशा के लिए नए नए कार्य चलते रहे, बढ़ते गए। ठीक है, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में शाहजहाँ के समय जो कार्य है वो हमेशा तक चलते रहे। जब तक शासनकाल चला तब तक कोई ना कोई कार्य, निर्माण कार्य चलता रहा। तो वो विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में कार्य चलता रहा है। सार्वजनिक व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, मतलब अगर ऐसी जगह जिसको दीवान-ए-खास और दीवान-ए-आम बोलते हैं, मतलब अगर किसी व्यक्तिगत रूप से सभा होती तो दीवान-ए-खास में, और आम लोगों के लिए कोई बात करनी है किसी विशेष लोग के लिए बाहर के लोगों से, तो दीवान-ए-आम। ये अलग अलग ऐसी सभा कक्ष हैं, समारोह कक्ष या सभा कक्ष जहाँ पर बादशाह दूसरे लोगों से मिलता था। अपने अगर खास लोगों से मिल रहा है तो आम एक दीवान-ए-खास में, और सामान्य जनता से मिल रहा है तो दीवान-ए-आम सभा कक्ष में बैठते थे। इनकी योजना बनाई और ये सावधानीपूर्वक चीज़ें बनी उस समय। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार, इस प्रकार का एक दरबार है जो विशाल आंगन में बना हुआ है, और सिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। ये जो दीवान-ए-आम या दीवान-ए-खास जो चीज़ें बनी है बहुत बड़े आंगन में बना हुआ है, जिसमें अगर हम खंभों की बात करें तो 40 खंभों पर इस प्रकार का भवन है, जिसको सिहिल सुतून भी कहते थे। इसी का मतलब होता है 40 खंभों। ठीक है, तो इस प्रकार का सभा भवन बना हुआ है। तो ये आज हमने बात की है किस प्रकार से वास्तुकला और बाग बगीचों की बात की है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम कल पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप किताब में ध्यान देते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।